जिलानी साहब का अपना एक क्या है प्रिंसिपल्स थे। उनका प्रिंसिपल था कि हम मतलब कि कश्मीर पाकिस्तान के साथ होना चाहिए। उनका प्रिंसिपल था। अब उससे हम सहमत होते हैं या नहीं होते हैं वो अलग बात है, लेकिन वो उसी पे ही स्टक टू दोज प्रिंसिपल्स, है कि नहीं। लोग कहते हैं कि वो बात करने के लिए तैयार नहीं था, डायलॉग के लिए। वो मेरे अपने हिसाब से गलत हैं। उनका एक कंडीशन था, और वो कंडीशन था कि पहले इंडिया को सौंपना चाहिए कि देयर इज़ अ डिस्प्यूट ओवर कश्मीर। तो वो कहने में कौन सी बड़ी बात थी, है कि नहीं। वो बिकॉज इट इज़ disputed. China has a portion of it, Pakistan has a portion of it. I mean, it is a disputed area. तो वो उनका एक कंडीशन था। उसके बगैर उन्होंने मेरे अपने हिसाब से कभी नहीं कहा है कि आई एम नॉट रेडी फॉर डायलॉग। उन्होंने कहा था कि हम डायलॉग करेंगे, लेकिन शुरुआत में इट मस्ट एटलीस्ट बी अ कंडीशन दैट देयर इज़ अ डिस्प्यूट। तो ये दो उसूलों से वो उनका पॉलिटिक्स का क्या कहते हैं अब पॉलिटिकल पोजीशन रहे हैं इन दो उसूलों के मुताबिक। तो उस नज़र से हम देखते हैं तो ही वॉज नॉट कॉम्प्रोमाइजिंग एट ऑल ऑन दैट। तो वो इट वॉज हिज पोजिशन, सो ही हैज़ टू बी एडमायर्ड फॉर द फैक्ट दैट ही हेल्ड ऑन टू हिज प्रिंसिपल्स। नहीं, मैं नहीं इस बात से मैं सहमत नहीं हूँ दैट इट विल टेक अ लॉन्ग टाइम टू रिवाइव। देखिए पोजीशंस जो हम लेते हैं वो ये है कि देयर इज़ अ प्रॉब्लम, देयर इज़ अ डिस्प्यूट, देयर इज़ समथिंग, उसको रिजॉल्व करें, है कि नहीं। वो बात तो अभी भी रहा, जब जिलानी साहब थे मरहूम तब भी रहा, है कि नहीं। तो इसलिए आई डोंट थिंक दैट देयर विल बी मच ऑफ अ चेंज in or there will be much of a gap, between thing. In fact, मैं एक चीज़ भी मैं कह सकता हूँ कि मेरे अपने हिसाब से एनालिसिस के मुताबिक कि चूंकि वो एक रेजिस्टेंस के सिंबल बन गए, तो हो सकता है कि उस तरह जो उनके अनकॉम्प्रोमाइजिंग स्टैंड्स थे, कुछ लोग वो भी और भी क्या कहते हैं उससे दे कैन टेक इट a little more to heart, and assume that position also. बहुत सारे लोग imprisoned है, हाउस अरेस्ट में है, वो है, लेकिन वो कब तक रहेंगे अंदर, कब तक इम्प्रिजन करेंगे, है कि नहीं। तो द वॉइसेस आर देयर स्टिल। मैं ये नहीं कहता हूँ कि आई डोंट थिंक दैट देयर विल बी एनी वॉइस एट ऑल। देयर विल बी वॉइसेस। वो कहाँ से आए, किस तरह, वो तो अभी हम बता नहीं सकेंगे। बुनियादी तौर पर गिलानी साहब को एक तजुर्बा था हिंदुस्तान के साथ डील करने का, चूँकि वो एमएलए भी रह चुके थे और मुख्तलिफ लेवल्स पर इन लोगों से एंगेज भी हुए थे। तो इनको कोई उम्मीद नहीं थी हिंदुस्तान से कि हिंदुस्तान किसी बातचीत के ज़रिए या मुज़ाकरात के ज़रिए कश्मीर के किसी हल पर आमादा हो सकता है। तो इसलिए उनका हमेशा मौक़िफ़ यही था कि ताकत का जवाब ताकत ही हो सकता है, और उसी से हिंदुस्तान किसी चीज़ पर आमादा हो सकता है। तो इसलिए उनका हमेशा यही रहा, और तारीख़ ने उन्हें सही साबित कर दिया, क्योंकि जो लोग हिंदुस्तान के साथ मुज़ाकरात में शामिल हुए, बारहा शामिल हुए, बीजेपी की गवर्नमेंट के साथ भी और कांग्रेस की गवर्नमेंट के साथ भी, किसी के हाथ कुछ नहीं लगा, बल्कि उनके हाथ भी नहीं लगा कुछ जिन्होंने कश्मीर को हिंदुस्तान के साथ मिलाने में बहुत अहम किरदार अदा किया था। शेख साहब से लेके फारूक अब्दुल्ला तक और महबूबा मुफ्ती से लेके जितने भी मेन स्ट्रीम लीडर्स हैं, सबको जेलों में आखिर में पहुंचाया गया। और इस वजह से गिलानी साहब रीज़न्स थे, वजह थी ऐसा मौक़िफ़ इख्तियार करने पर। हम ऐसी बहुत सारी फेजेस देख चुके हैं। हमने वो फेज़ भी कश्मीर का देखा। हम रामबाग में रहते हैं, पंडित नेहरू यहाँ से गुजरे, ओपन जेब में आए। हम लोग स्कूल के बच्चे थे, तो वो लोगों पर फूल निछावर कर रहे थे, लोग उन पर फूल निछावर कर रहे थे।
تو پھر وہ بھی دور دیکھا اسی سال 1963 میں کہ موئی مقدس کی تحریک برپا ہو گئی، اور جتنے بھی جشن کشمیر اور ڈیولپمنٹ کے نام پر نارملسی یہاں لائی گئی تھی اس کے ہوا میں اڑ گئی، اور 1 سال کے بعد ہندوستان پاکستان کی جنگ ہوئی۔ تو یہ فیزز آتے رہتے ہیں۔ کشمیر کی تحریک کی بنیاد ایک ہے کہ ایک خواہش ہے، ایک ایسپائریشن ہے جو فلفل نہیں ہوئی ہے، اور جب تک وہ فلفل نہ ہو میں نہیں سمجھتا یہ تحریک دم توڑے گی۔ تحریک گیلانی صاحب سے پہلے بھی تھی اور گیلانی صاحب کے بعد بھی رہے گی، جب تک لوگوں کو سینس آف اچیومنٹ نہ ہو سکتا ہے کہ گیلانی صاحب کے بعد کوئی زیادہ سرگرم ہو، چونکہ اکثر بزرگ لوگ جو ہیں ایک ماڈریشن ان میں ہوتا ہے، برے ان کا لہجہ تیز ہو، لیکن ہو سکتا ہے اور زیادہ اس میں تیزی آ جائے۔